नमस्कार। फरवरी 2026 में भारतीय संसद के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसे कई लोग हमारे लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत ही अहम मोड़ मानते हैं। तो चलिए आज उसी कहानी की परतों को खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो संसद के गलियारों से निकलकर पूरे देश में छा गई थी। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला के थे। अब सोचिए, जब सदन का संरक्षक ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने ज्यादा गंभीर रहे होंगे। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये हमारे सदन के ढांचे और उसकी मर्यादा का टूटना था। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने की कोशिश करेंगे। आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने संसद के भीतर इतनी बड़ी आग लगा दी? ये सब हुआ कैसे? चलिए उस दिन के मंजर को एक बार फिर से याद करते हैं। तारीख थी 4 फरवरी, शाम के करीब 5 बज रहे थे। लोकसभा की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था, जो कि एक बेहद पुरानी और अहम संसदीय परंपरा है। लेकिन उनकी सीट नंबर 1 वो खाली थी, और उस खाली कुर्सी के चारों ओर विपक्ष की 11 महिला सांसदों ने एक ऐसा घेरा बना रखा था जो पहले कभी नहीं देखा गया। उनके हाथों में जो बैनर थे, उन पर कोई लंबी चौड़ी मांगें नहीं थीं। सिर्फ एक वाक्य लिखा था, एक ऐसा वाक्य जो उस वक्त सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। जो उचित समझो वो करो। इसी एक लाइन ने, समझिए, पूरे विवाद को जन्म दिया था। तो सवाल उठता है कि इस पूरे हंगामे की जड़ क्या थी? हैरानी की बात है कि इसकी शुरुआत हुई एक किताब से। एक ऐसी किताब जिसने संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह आग लगा दी। ये किताब थी पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवाणे की 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। देखिए, ये उस वक्त तक छपी भी नहीं थी, लेकिन इसके लीक हुए कुछ हिस्सों ने ही एक राजनीतिक भूचाल ला दिया था। खासकर 2020 के गलवान सीमा संकट को लेकर जो दावे किए गए थे, उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। किताब में कथित तौर पर यही वो लाइन थी जो 2020 के संकट के दौरान राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को कही थी। विपक्ष ने इसी एक वाक्य को पकड़ लिया और इसे सरकार की निर्णय क्षमता पर सवाल उठाने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब दिलचस्प बात यह है कि इस एक लाइन के 2 बिल्कुल अलग-अलग मतलब निकाले गए। विपक्ष के लिए इसका मतलब था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने बड़े संकट के समय जिम्मेदारी से भागा जा रहा है, एक तरह से नेतृत्व का खालीपन दिखाया जा रहा है। वहीं सरकार का तर्क था कि यह कोई अस्पष्ट आदेश नहीं था, बल्कि यह सेना के पेशेवर विवेक और उनकी जमीनी सूझबूझ पर अटूट भरोसे का संकेत था। किताब पर शुरू हुई ये बहस बहुत जल्द ही विरोध प्रदर्शनों, तीखी कार्रवाइयों और फिर निलंबन के दौर में बदल गई, और नतीजा सदन की पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सिर्फ 72 घंटों के अंदर 2 फरवरी को राहुल गांधी ने सदन में वो किताब दिखाई। अगले ही दिन 3 फरवरी को भारी हंगामे के बीच 8 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। और फिर आई 4 फरवरी की वो तारीख जब प्रधानमंत्री की सीट की वो ऐतिहासिक घेराबंदी हुई, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सरकार की तरफ से जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, वो भी बहुत सख्त थी। मणिकम टैगोर, हिबी ईडन और अमरेंद्र सिंह राजा वारिंग समेत कुल 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इस कदम ने विपक्ष के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो चलिए अब वापस 4 फरवरी की उस घटना पर लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस घेराबंदी के दौरान असल में हुआ क्या था और उसके मायने क्या थे। देखिए, संसदीय परंपरा के हिसाब से विरोध सदन के वेल में, यानी बीच के हिस्से में किया जाता है। लेकिन उस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में महिला सांसदों ने उस रेखा को पार कर दिया। वे सत्ता पक्ष की बेंचों के अंदर तक गईं और सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये नियमों का एक सीधा उल्लंघन था। इस घटना को भी, जैसा कि होता है, 2 बिल्कुल अलग नजरियों से देखा गया। सत्ताधारी बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा बताया और इसे संसदीय मर्यादा का हनन करते हुए एक घिनौना कृत्य कहा। वहीं विपक्ष का तर्क था कि जब उनकी आवाज हर तरीके से दबाई जा रही थी, तो ये जवाबदेही तय करने के लिए एक लोकतांत्रिक सत्याग्रह था, एक आखिरी उपाय। और फिर आया अध्यक्ष ओम बिड़ला का वो बयान जिसने सबको सच में चौंका दिया। उन्होंने खुद ये बात मानी कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में आने से मना किया था, क्योंकि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि कुछ सदस्य कोई अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे सकते हैं। सोचकर देखिए, सदन के संरक्षक ने ही ये मान लिया कि वो सदन के नेता की गरिमा की रक्षा नहीं कर सकते। विपक्ष के इस उग्र प्रदर्शन के पीछे सिर्फ नरवणे की किताब का विवाद ही नहीं था। वे लगातार ये आरोप भी लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री बाहरी दबाव में हैं।
उनका दावा था कि अमेरिका के साथ एक तथाकथित ट्रैप डील और एप्स्टीन व अडानी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों की वजह से प्रधानमंत्री की फैसले लेने की क्षमता पर असर पड़ रहा है और वो समझौतावादी हो गए हैं। इस पूरे संकट का संसद जैसी संस्था पर बहुत गहरा और शायद स्थायी असर पड़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो खाई थी वो पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी हो गई। अब नरवणे की किताब से जो नैरेटिव बन रहा था, उसका मुकाबला करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही अजीबोगरीब रणनीति अपनाई। इसे संसदीय इतिहास में शायद किताबों का युद्ध या वॉर ऑफ बुक्स के नाम से ही जाना जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में नेहरू गांधी परिवार पर लिखी गई विवादास्पद किताबों का जैसे ढेर ही लगा दिया। इसमें द रेड साड़ी से लेकर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तक कई किताबें शामिल थीं। इस जवाबी हमले से बहस का रुख नरवणे की किताब से हटकर इतिहास के पन्नों की तरफ चला गया। इस गतिरोध का सीधा नतीजा ये हुआ कि धन्यवाद प्रस्ताव, जो कि सरकार की नीतियों पर चर्चा का एक बहुत अहम मौका होता है, इतिहास में शायद पहली बार बिना प्रधानमंत्री के जवाब के ही पारित हो गया। इसके तुरंत बाद विपक्ष ने अध्यक्ष की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। विश्वास, समझिए, पूरी तरह खत्म हो चुका था। तो इस पूरी घटना का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? इसने भविष्य के लिए कुछ बहुत खतरनाक मिसालें कायम कर दी हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री की सीट का घेराव विरोध का एक स्वीकृत तरीका बन जाएगा? क्या अब सदन के अध्यक्ष की सलाह पर प्रधानमंत्री सदन का सामना करने से बच सकते हैं? ये सवाल हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो अंत में सवाल यही आके रुक जाता है, क्या यह जवाबदेही मांगने के लिए किया गया एक हताश लोकतांत्रिक विरोध था, या इसने हमारी संसदीय संस्था को ही एक गंभीर खतरे में डाल दिया? इसका जवाब शायद हमें भविष्य ही देगा, लेकिन इतना तय है कि इसके निशान हमारे लोकतंत्र पर लंबे समय तक बने रहेंगे।